बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये पहला लेक्चर है और इसमें मैं एक कोर्स है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है उसको इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहले तो ये कि तमाम स्टूडेंट जो है उनको खुशामदीद। आपसे काफ़ी अरसे बाद जो है वो रब्ता हो रहा है। इससे पहले भी एक कोर्स ज़ाहिर बात है हम लोगों ने पढ़ा था। आई थिंक इंजीनियरिंग डायनेमिक्स शायद लास्ट कोर्स था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो बहरहाल उम्मीद है कि हम इसमें भी जो है शेयर करेंगे नॉलेज। मैं भी ज़ाहिर बात है स्टूडेंट जो है शेयर करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट से बहुत कुछ जो है वो सीखता हूँ। सीखने का अमल जो है वो इंसान का सारी ज़िंदगी जारी रहता है। बाज़ बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बाज़ स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत कुछ जो है वो नया जो है वो एक आइडिया जो है वो देते हैं। एनीवे ये कोर्स जो है 3 क्रेडिट का कोर्स है जैसे आपको पता है। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है यानी आज के इस लेक्चर में कि कोर्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, इस कोर्स का पिछले जो कुछ आप पढ़ चुके हैं चीज़ें उनसे कितना ताल्लुक़ होगा और आगे जो चीज़ें आप पढ़ने मज़ीद जाएंगे या आगे पॉसिबली आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनमें कहीं भी या आपकी इन फ्यूचर जो है वो जॉब या इस हवाले से कहीं भी इसका क्या रोल हो सकता है। ठीक है, इस पे हम थोड़ी सी आज के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लिहाजा सबसे पहला सवाल ये आता है कि थर्मल साइंस किसे कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबने पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, इंटरमीडिएट आपका जो था फिज़िक्स का कोर्स उसमें भी थी, कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। और ज़ाहिर बात है थोड़ा सा आपका जो अब आपने जितनी भी यहाँ पे इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पढ़े हैं कहीं ना कहीं इसका जिक्र ज़रूर आया होगा। तो बहरकैफ थर्मोडायनेमिक्स से सबकी वाक़फ़ियत है। तो थर्मल साइंस क्या है? थर्मल साइंस बेसिकली 3 बुनियादी चीज़ों का कम्बिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र। ये तीनों जो हैं इंटरकनेक्टेड भी हैं लेकिन बहरहाल 3 अलग डिसिप्लिन है। थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सारी बुनियादी चीज़ें जिससे आप सब ऑलमोस्ट वाकिफ़ हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली हीट इंजन्स जो है वहाँ से इसका आगाज़ हुआ कि जब इंजन्स बनाए गए तो ज़ाहिर बात है इंजन को एकेडमिकली जब स्टडी किया गया कि एक इंजन क्या होता है और उसके उस काम करने के उसूल क्या हैं, कौन से साइंस के उसूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो ये फील्ड भी उसी हिसाब उसके साथ साथ डेवलप हुई। इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स से आप वाकिफ़ हैं, आपने अपने इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स के कोर्स में भी थोड़ा बहुत ये पढ़ा है तो वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंजन जो है उसकी मिसाल अगर ली जाए तो उसमें फ्लूइड भी फ़्लो कर रहे होते हैं, जो फ्यूल होता है वो उसमें फ़्लो करता है, फिर वो फ्यूल जल रहा होता है और अगेन जो उसका वेस्टेज होता है, जो गैस उससे डेवलप होती है वो उससे रिलीज़ की जाती है। तो दिस इज़ अगेन अ फ्लूइड डायनेमिक्स। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर अगर इसे आप लें, इस तरह हीट ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक पार्ट है और अलग से जो है वो एक इंजीनियरिंग के कोर में जो है इसको एक अलग डिसिप्लिन जो है वो समझा जाता है, एक अलग सब्जेक्ट समझा जाता है। और एक हद तक कंबस्शन का कॉन्सेप्ट जो है, जो फ्यूल जलता है ठीक है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एक पूरा एक सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग में जो है वो माना जाता है। तो इन 4 चीज़ों को मान लें, बुनियादी तौर पे 3 हैं, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र, लेकिन कंबस्शन को भी मिला लें तो ये 4 चीज़ें बुनियादी तौर पे थर्मल साइंस बनाती हैं। ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि थर्मल साइंस जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ थर्मल सिस्टम है। थर्मल सिस्टम क्या होते हैं? थर्मल सिस्टम 2 तरह के हैं, एक नेचुरल भी हैं और इंसान के बनाए हुए या इंजीनियर्ड सिस्टम भी हैं और ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो बेशबहा इसकी हमें मिसालें मिल जाती हैं। बेसिकली थर्मल सिस्टम किसी भी ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा जो एनर्जी को स्टोर कर सकता हो, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता हो एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसकी अब मैं कुछ मिसालें दूंगा तो आपको मेरी बात पूरी तरह समझ आ जाएगी। तो थर्मल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ थर्मल सिस्टम्स, नेचुरल ऑल्सो इंजीनियर्ड। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंजन या जनरली हीट इंजन आप कह लें। ऑटोमोबाइल इंजन एक स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए तो ज़्यादा आसानी से बात समझ आती है। अगर हम स्टार्ट लें तो जो टैंक के अंदर फ्यूल स्टोर हुआ होता है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, वो सीएनजी है, एलपीजी है, व्हाटएवर इट इज़, वो फ्यूल जो उसमें स्टोर हुआ है दिस इज़ अ स्टोर्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जी है।
तो एनर्जी स्टोर हो रही है। इसी तरीके से कंबस्शन के प्रोसेस से वो गुजरता है, जलता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अगेन देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल टू हीट, और फिर ज़ाहिर बात है उसका जो मैकेनिकल पार्ट है वहाँ पर वो जो उससे प्रेशर डेवलप होता है, पिस्टन मूव करता है, तो उससे वो हीट एनर्जी जो है अल्टीमेटली एक मैकेनिकल या एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्जन भी हो रहा है एनर्जी का, और कंबस्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, और ज़ाहिर बात है उस पर थर्मोडायनेमिक्स के उसूल भी अप्लाई होते हैं। और आखिर में डेफिनेटली हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट भी आता है। कैसे? अब वो जो हीट इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो गई है, अल्टीमेटली उस हीट का रिलीज़ होना, एनवायरनमेंट में जाना ज़रूरी है। गाड़ी का रेडिएटर जो है वो ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है, एक पूरा कूलिंग सिस्टम जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। तो हीट ट्रांसफ़र भी हो रही होती है जो अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल के इंजन से निकलकर एनवायरनमेंट में चली जाती है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ थर्मल सिस्टम। दूसरी बिल्कुल इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो रेफ्रिजरेटर की है। रेफ्रिजरेटर का बुनियादी काम जो है, रेफ्रिजरेटर में कोई कंबस्शन प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर अगेन सबसे इम्पॉर्टेंटली हीट ट्रांसफ़र होती है। कैसे? जो उसके अंदर कूलेंट गैस होती है वो जब सर्कुलेट करती है तो वो अंदर से हीट कैरी करती है और ला के उसको बाहर एनवायरनमेंट में जहाँ पे उसका कंडेंसर होता है उस जगह से उसको रेडिएट कर देती है, और कंप्रेसर फिर उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो अगेन फ्लो करती है और इस तरह से जो है वो हीट को बाहर जो है वो ले जाती है। तो एक तो हीट ट्रांसफ़र इसमें इन्वॉल्व है, फिर ज़ाहिर बात है कन्वर्जन भी हो रहा है। कन्वर्जन इस सेंस में कि आप उसको इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं जिसको वो अल्टीमेटली एक फ्लूइड की फ़्लो की एनर्जी में जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है। कंप्रेसर जो है वो गैस को कंप्रेस करता है और फिर वो गैस फ़्लो करती है पूरे उसके रेफ्रिजरेटर के जो पाइप्स होते हैं जो कूलिंग का काम कर रहे होते हैं, यानी फ्लूइड को कैरी करने का काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल सिस्टम। फिर थर्मल सिस्टम की एग्जाम्पल तो बेशुमार है, मैंने चंद एग्जाम्पल जो है उसमें से सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको बात समझ आए। ऐसे सिस्टम जो सोलर एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक बात याद रखें कि हीट जो है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो हीट उसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। हो सकता है अनवांटेड हो। मिसाल के तौर पे बहुत आसान सी एग्जांपल है, लाइट प्रोड्यूसिंग कोई भी सोर्स आप ले लें, जैसे पुराने जो इनकैंडिसेंट लैम्प बल्ब होते हैं टंगस्टन के फिलामेंट वाले, आज भी यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन कम हो गया उनका यूजेज इसलिए कि सबको मालूम है वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें जो है वो डेवलप होती चली गई जो ज़्यादा लाइट और कम हीट प्रोड्यूस करें, जिसकी अब बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल जो है वो एलईडीज़ हैं। जो एलईडी लाइट्स जो हैं वो हम घरों में भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती हैं, लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज़ वाई दे आर मोर एफिशिएंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपको हीट नहीं बुनियादी तौर पे लाइट की ज़रूरत है। लेकिन इवन देन आप अगर एक एलईडी जो है उसको ऑन है और उसको खोल के और ज़मीन रख लें, अलग कर लें, यानी उसको उसके होल्डर में से निकालें, हल्का सा हाथ से टच करके देखें तो इवन देन इट इज़ हीटेड। तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल से फॉर एग्जांपल लाइट में कन्वर्ट हो रही है तो उसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। इसी तरीके से आप इंजन की मिसाल अभी मैंने दी थी, तो उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन होती है आपस में, सो दैट अगेन कॉजेज़ हीट मोशन, यानी जहाँ भी थर्मल एनर्जी हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट लिहाजा इंटीग्रेटेड पार्ट है तकरीबन हर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को जब भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो जो भी फॉर्म ऑफ इनिशियल एनर्जी है और जो भी एक फॉर्म ऑफ फाइनल एनर्जी है वो तो होंगी, लेकिन साथ में हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है। हीट ये इस थर्मोडायनेमिक ज़ाहिर बात है इसको फिर एंट्रोपी और दूसरी चीज़ों से रिलेट करती है कि अल्टीमेटली एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्व तो रहती है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होती जाती है, उसकी क्वालिटी डाउन होती चली जाती है। और एक सेंस में हम आगे देखेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि एंट्रोपी एक सेंस में हीट की एनर्जी की क्वालिटी का लो होना जो है उसको एक तरह से शो करता है कि एनर्जी है तो सही लेकिन वो एक लो क्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यानी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जन हर बार जब भी होगा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी और वो हीट एनवायरनमेंट में चली जाती है। एक लो क्वालिटी की जो है वो एनर्जी के तौर पर वो एनवायरनमेंट में डंप हो जाती है एक तरह से। तो इस सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि हीट इज़ इन अ सेंस हीट इज़ द गार्बेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब भी गार्बेज की शक्ल इख्तियार करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन
अनयूजेबल होती है, गार्बेज बन जाती है, तो वो हीट की शक्ल जो है उसमें चली जाती है, ठीक है। सो हीट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर। तो सोलर सिस्टम जितने हैं, जिसकी नेचुरल अगर सोलर सिस्टम की मिसाल लें तो तमाम प्लांट्स हैं, इसलिए कि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिससे फिर वो अपनी जो है वो फूड जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, और अल्टीमेटली वो एनर्जी जो है वो इंसानों और जानवरों के काम आती है, जो उन प्लांट्स को और उन चीज़ों को हम खाते हैं। तो सनलाइट को एक तरह से स्टोर करने का बायस बनते हैं जो प्लांट्स हैं, उनके जो पत्ते वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। सोलर सिस्टम की अब आजकल की इंजीनियर्ड अगर एग्जांपल हम लें तो वो हमारे सोलर सेटअप्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप कर रहे होते हैं। सोलर पैनल्स जो होते हैं हमारे पास, उनके अंदर भी यही होता है, उनकी एफिशिएंसी हीट से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। बहुत हाई टेम्परेचर पर उनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली लो हो जाती है। लो टेम्परेचर यानी रोशनी ज़्यादा हो लेकिन हीट उनको कम मिल रही हो, इनका टेम्परेचर अगर हम किसी तरह से कम रख सकें तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होती है। सो हीट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन टू प्ले इन सच सिस्टम। इसी तरीके से हीट थर्मल नॉइज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक हिंड्रेंस है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर। अक्सर आप जब टीवी रेडियो वगैरह की जो है वो सिग्नल जो है उसको ट्यून कर रहे होते हैं तो आपको उसमें बड़ी वाज़ेह एक नॉइज़ सुनाई देती है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़, वाइट नॉइज़ वगैरह वगैरह, ये सब आप अपने जो सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह का कोर्स है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल इसमें थर्मल नॉइज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो उसका पार्ट है, नॉइज़ की एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर। एक सिंपल कॉपर के वायर को अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लें तो जब उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो सबको मालूम है कि उस कॉपर के वायर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, और ख़ासतौर पे जब करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ भी जाता है। अंदर जो उसके कॉपर के आइंस होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी वाइब्रेशनल जो मोशन है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ द थर्मल मोशन। यही मोशन थर्मल मोशन भी कहलाती है। तो ज़ाहिर बात है उससे करंट पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो करंट रिड्यूस होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, दूसरी चीज़ ये कि उसमें नॉइज़ भी आ जाती है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो वायर जो है वो किसी माइक का जो है वो वायर है और वो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में माइक ने कन्वर्ट किया और वो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें नॉइज़ ऐड हो जाएगी। तो थर्मल नॉइज़ जो है वो बड़ा जो है वो एक प्रॉब्लम है, एक तरह की एक रुकावट है सिग्नल्स की एम्प्लीफिकेशन के अंदर। तो थर्मल नॉइज़ अगेन that is also an example of thermal system। इसी तरीके से इससे कनेक्टेड अगर आप एग्जांपल लें तो जितने भी आज की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, जिसकी एक्सट्रीम एग्जांपल जो है वो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। वो जब उसके बारीक से जो वायर्स होते हैं, जो पीसीबी के भी जो इवन वायर्स हैं, उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना एक तो वो सिस्टम भी डैमेज होगा, और अगेन मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले नॉइज़ की मिसाल दी, उसमें नॉइज़ जो है वो थर्मल नॉइज़ भी ऐड होगी। तो हीटिंग से बचाने के लिए सबको मालूम है कि कूलिंग सिस्टम्स जो है वो हीट सिंक्स वगैरह उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस कोर्स में आप थोड़ा सा आगे देखेंगे जब हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे होंगे तो हीट सिंक्स किस किस्म के होते हैं, फिन्स टाइप के होते हैं, आपने देखा है इस तरीके से बाकायदा पर की तरह बने हुए होते हैं उसके अंदर। इसी तरह और डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। तो किस डिज़ाइन का क्या एडवांटेज होता है, कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज़ होता है। तो हीट सिंक्स जो हैं उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ख़ास तौर पे मॉडर्न जो सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर बात है फिजन रिएक्शन करता है, जिसमें कि यूरेनियम या फिर इसी तरीके से प्लूटोनियम, इस तरह का कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो यूज़ होता है, और जब फिजन के नतीजे में वो ब्रेक होता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। मगर मेनली क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। ज़ाहिर बात है जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं जब वो टूटते हैं, दे आर एटम्स, तो वो थर्मली मूव कर रहे होते हैं, बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं। जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो जो मॉलिक्यूल या एटम्स हैं उनकी जो वो थर्मल, उनकी जो वो काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की, दैट इज़ द थर्मल एनर्जी, दैट इज़ द हीट। तो वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करते हैं जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अब उस हीट को उसमें से निकालना है, ज़ाहिर बात है न्यूक्लियर रिएक्टर भी जो है वो जो है वरना जो है ब्लास्ट हो जाएगा, वो हीट उसमें से निकालनी ज़रूर। और ज़ाहिर बात है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए इसी काम के लिए जाता है कि वो हीट एनर्जी हमें मिले, और उस हीट एनर्जी से जो है वो
पानी को बॉयल किया जाता है और उस स्टीम की पावर से टरबाइंस चलाई जाती हैं, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो कूलिंग भी कर रहा होता है वो, जो उसके अंदर कूलेंट सिस्टम जो उसमें से सर्कुलेट करके गुजारा जाता है। हैवी वाटर होता है आमतौर पे, नॉर्मल वाटर भी होता है, पर उसके अंदर ज़्यादा लेयर्स होती हैं। बिल्कुल जो अंदर कोर होता है जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ जो सिस्टम होता है उससे हीट को डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, यानी पानी को डायरेक्ट उसमें से निकाल के वो पानी बाहर नहीं ला सकते, इसलिए कि उसमें भी रेडिएशन होगी। तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो हीट अप होती हैं, उसके साथ फिर बाहर उसके जो भी पाइपिंग सिस्टम होता है उसमें नॉर्मल वाटर होता है, वो उससे हीट होता है पानी, इवन स्टीम बन जाता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। उस स्टीम को फिर अगले किसी मरहले से गुजारते हैं और अल्टीमेटली वो स्टीम जो है वो अपने प्रेशर से टरबाइन के जो फैंस हैं, ब्लेड्स हैं, उनको घुमाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनके अंदर बड़ा एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थर्मल एनालिसिस का, हीट ट्रांसफ़र भी उसमें हो रहा होता है, इसी तरीके से उसके अंदर कन्वर्जन भी हो रहा होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लाइफ थर्मल सिस्टम की, जो हमारी ज़िंदगी में एक न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को बाहर निकालना उसकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसका सबूत जो है वो इस मिसाल से मिलता है कि जब मार्च 11, 2011 को जापान में फ्यूकुशिमा का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो ब्लास्ट हुआ। वो कैसे हुआ? ये वाक़या जो है, ये डिज़ास्टर जो है, ये इस तरह हुआ कि ज़लज़ला और सुनामी, बिल्कुल साहिल के करीब ही वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, आमतौर पे साहिल के करीब ही बनाए जाते हैं। तो सुनामी और ज़लज़ले की वजह से जो है ज़ाहिर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। और ख़ास तौर पे हुआ ये कि जो उसके टरबाइंस थी, जो उसके डीजल जनरेटर्स थे, जो पंप्स को चलाते थे जिससे वो पानी जो है वो जो कूलेंट है उसका वो सर्कुलेट करता था और रिएक्टर को कूल डाउन करता था, वो डैमेज हो गए। ठीक है, बेशतर उसके जो फ्यूल टैंक्स थे वो भी ज़लज़ले और उसके सुनामी की वजह से जो है वो बह गए। उसके साथ रिएक्टर को तो फ़ौरन शट डाउन कर दिया गया, लेकिन वो शट डाउन कर देने के बावजूद रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता, अंदर रिएक्शन भी होता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूसली। लिहाजा वो जो पंप्स हैं उनका चलना ज़रूरी है और वो कूलिंग जो उसका सब्सटेंस है वो उसमें से हीट निकाल के उसको बाहर जो है वो रिलीज़ करता रहे, भले अगर वो यूज़ नहीं भी हो रही। वरना क्या होगा, अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिकम्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब। लिहाजा कई किलोमीटर के रेडियस में जो है उसमें जो है जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसका वो इफ़ेक्ट आया, रेडिएशन भी फैली और पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या वाकई न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सेफ़ है, इसलिए कि इस तरह का ज़लज़ला या सुनामी तो कहीं भी आ सकता है। तो अगेन वहाँ पे कूलिंग सिस्टम जो है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस जो है वो थी। सो दिस इज़ अगेन फ्लिप साइड, एक नेगेटिव साइड भी है इस न्यूक्लियर पावर की। ये तो समझ लें कि एक तरह से टेक्नोलॉजिकल और सारा इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया कि हम, या एक तरह से इसका टेक्नोलॉजिकल या इंजीनियरिंग जो है वो एस्पेक्ट हो गया कि हम इन सिस्टम्स को स्टडी क्यों करते हैं, इसलिए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो यानी एक तरह से इसके आप कहने कि सोशल और एक इकनॉमिकल जो है वो एस्पेक्ट भी है थर्मल एनर्जी का या थर्मल जो सिस्टम्स हैं उसका। मसलन आज से तकरीबन कई साल पहले, यानी आप इसको लगा लें, इट्स अबाउट मोर देन 50 ईयर्स, गॉर्डन मोर जो था, जो इंटेल का को फाउंडर भी है, उसने इंटेल कंपनी जो है उसकी बुनियाद रखी एक और शख्स के साथ मिलकर। तो 1965 में गॉर्डन मोर ने जो है वो एक उसूल वज़ा किया। जब उसने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को डेवलप होते हुए देखा तो उसने वहाँ से एक फोर्सी की, एक पेशेनगोई की एक सेंस में, कि तकरीबन हर 2 साल के अंदर चिप के ऊपर, जो माइक्रो प्रोसेसर की, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की जो मेन चिप होती है, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर की तादाद जो है वो डबल हो जाएगी। और जब ट्रांजिस्टर्स की तादाद बढ़ेगी तो यकीनन उसकी जो क्लॉक स्पीड है और उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो भी बढ़ती जाएगी। तो एक सेंस में, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, उसने एक प्रेडिक्शन की कि हर तकरीबन 2 साल बाद जो है वो कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी आज तक तकरीबन ऐसा ही चलता आया है कि हर तकरीबन एवरेज 2 साल के बाद जो है वो कंप्यूटर जो है वो और ज़्यादा, यानी डबल स्पीड के जो है वो हमें अवेलेबल होते हैं। तो मोर का ये लॉ जो है ये कैसे जो है वो आगे बढ़ रहा है, ट्रांजिस्टर का साइज़ कम होता जा रहा है। जब ट्रांजिस्टर का साइज़ कम होता है तो उसी चिप के ऊपर छोटी सी जगह पे ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ जाते हैं और उससे ज़्यादा कंप्यूटिंग स्पीड बढ़ जाती है। 2020 में जो ट्रांजिस्टर जो लॉन्च किए गए हैं वो तकरीबन 5 नैनोमीटर के थे। इट्स अ वेरी स्मॉल साइज़। ठीक है, इतने स्मॉल साइज़ पर
हीट जो है वो फिर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बन जाती है। और अब लोग इस चीज़ पर अब से काफ़ी पहले, तकरीबन 15 साल पहले ही लोगों ने ये फोर्सी करना शुरू कर दिया था कि अगर ट्रांजिस्टर इसी तरीके से छोटे होते चले गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उन्हें मज़ीद छोटा करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो सोर्स और ड्रेन के बीच में चैनल होता है, जब वो थिन होता जा रहा है और इसी तरीके से जो उसका गेट है उसकी भी थिकनेस कम होती है, जब ट्रांजिस्टर श्रिंक होगा तो ये हर चीज़ श्रिंक होगी, तो फिर उसके अंदर लीकेज का मसला आएगा और थर्मल जो उसके अंदर एनर्जी है, यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो बहुत हैवी होगी, यानी उस छोटे से ट्रांजिस्टर के लिए। उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर जो है वो चिप जो है वो मेल्ट हो जाएगी। So what's the problem? The problem is that a Pentium chip today has a layer almost down to 20 atoms across. 20 atoms across. When that layer gets down to about 5 atoms across, it's all over. You have two effects. Heat. The heat generated will be so intense that the chip will melt. You can literally fry an egg on top of the chip and the chip itself begins to disintegrate. फिजिसिस्ट मिशो काकू जो है उसके इस छोटे से क्लिप में ये सुना कि आप इवन चिप के ऊपर जो है वो एक अंडे को भी बॉईल कर सकते हैं अगर चिप का साइज़ वो हो गया कि वो तकरीबन 5 एटम्स की जो है वो थिकनेस के बराबर जो है वो हो गई हो, तो एट दैट स्टेज जो है वो फिर चिप जो है वो बरकरार नहीं रहेगी, वो बर्न हो जाएगी। तो मोर का जो लॉ जो उसने 1965 में दिया था वो अब अपने तकरीबन एंड के करीब आ गया और इस तरीके से उसे मज़ीद आगे कम से कम जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसमें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, कोई मुतबादिल चाहिए होगा। ये बेसिकली इस पे बहुत सी डिफरेंट जो है वो अप्रोचेस हैं, ये हमारा इस सब्जेक्ट का मेन मौजू नहीं है, ठीक है। मैं इसका कोई लिंक वगैरह आपसे शेयर कर लूँगा कि जिसमें आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि अगर ये सिलिकॉन की जो टेक्नोलॉजी है ये एंड हो जाएगी तो फिर इसकी जगह क्या चीज़ें लेंगी। एनीवे, थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल नॉइज़ जो है या थर्मल जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ये कितनी अहम हो सकती है और किस तरह से ये हमारी पूरी इस टेक्नोलॉजिकल जो एक ग्रोथ हो रही है उस पर असर डाल सकती है। तो ये तो समझ लें कि टेक्नोलॉजिकल और इसकी कुछ समझ लें कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट थे। अब इसका थोड़ा सा एक ज़रा सा डिफरेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स जो है इसने और जो है वो जो सोच है इंसानी और दूसरी साइंसेस जो हैं उनको कितना मुतासर किया। 1867 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जिसने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे बड़ा काम किया, उसने थर्मोडायनेमिक्स पे भी जो है बड़ी रिसर्च की। थर्मोडायनेमिक्स और इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह जो है उसके फाउंडिंग फादर में उसको शुमार किया जाता है। 1867 में जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन चुका था तो मैक्सवेल ने एक ख़याली तजुर्बा जो है वो एक पेश किया, यानी उसने एक थॉट आइडिया जो है, थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, वो उसने पेश किया कि मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ और आपको जस्ट एक क्लू दे रहा हूँ कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दूसरी जो साइंसेस हैं या थर्मल साइंस जो है वो दूसरी फील्ड्स को उसने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और किस तरह इंटरलिंक हुई हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स। उसने एक आइडिया दिया कि अगर एक कंटेनर है और उसमें गैस मौजूद है, आप इमेजिन कर लें कि उसमें बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है, एक हिस्से में से उसमें हीलियम गैस मौजूद है और दूसरे हिस्से में सपोज़ ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब ये दोनों गैसेस जो हैं नॉर्मली रिएक्ट भी नहीं करती, अगर वो बीच का पार्टीशन जो है उसमें एक विंडो खोल दी जाए तो ये गैसेस आपस में डिफ्यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी, मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। इनिशियली एक साइड पे ऑक्सीजन और एक साइड पे हीलियम है, लेकिन फिर ये मिक्स हो जाएंगी और मिक्स होने के बाद जो है वो एक होमोजीनियस जो है वो एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें दोनों साइड्स पर पार्टीशन जो है उसके ऑक्सीजन और हीलियम की क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, सेम ऑलमोस्ट रेशो के अंदर होगी और वो फिक्स हो जाएगा रेशो। बिल्कुल ऐसी जैसे आप इंक के चंद कतरे जो है वो पानी में डालें ड्रॉपर से तो वो इंक थोड़ी देर में पानी में यकसा तौर पर डिज़ोल्व होकर एक होमोजीनियस जो है वो मिक्सचर बना लेती है और दोबारा फिर वो अलग नहीं होती। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज़ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ने की एक मिसाल है। तो इसी तरीके से अगर वो पार्टीशन बीच से हटता है और गैसेस मिक्स हो जाती हैं तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज़ ऑफ एंट्रोपी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सब वाकिफ़ हैं कि वो ये बताता है कि एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती, एंट्रोपी जो है वो या तो फिक्स रहती है या बढ़ती है। तो आप अगर पार्टीशन एक दफ़ा हटा दिया गया और वो गैसेस मिक्स हो गई तो एंट्रोपी बढ़ गई और ये वापस नहीं हो सकती। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस उसूल को कहते हैं। मैक्सवेल ने तसव्वुर किया कि एक कोई मावराई किस्म की मखलूक जिसको उसने डेमन का नाम दिया, ठीक है। आपने लेक्चर का जब स्टार्ट टाइटल देखा होगा तो उसमें एक
डेमन टाइप की चीज़, शैतान किस्म की चीज़ जो है उसकी तस्वीर बनी हुई देखी होगी, वो एक दरवाज़ा सा उसने खोला हुआ होगा। लिहाजा मैक्सवेल ने एक डेमन जो है उसका तस्वुर पेश किया कि एक ऐसी मखलूक है कि जो मॉलिक्यूल के साइज़ की है समझ लें, और मॉलिक्यूल को देख सकती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है ये एक फ़र्ज़ी चीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये फ़र्ज़ी चीज़ अब बहुत हद तक एक रियलिटी भी जो है वो बनने जा रही है। तो मैक्सवेल ने बहरहाल इस किस्म की एक मखलूक का तस्वुर पेश किया, एक डेमन। वो डेमन जो है वो पार्टीशन में एक गेट है, उस गेट के पास खड़ा है और वो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों के मॉलिक्यूल्स को देख रहा है। उसका बुनियादी टास्क ये है कि वो ऑक्सीजन को एक तरफ कर दे और हीलियम को दूसरी तरफ कर दे, और उसके लिए वो करता ही है कि दोनों पार्टीशन में दोनों हाफ के अंदर दोनों गैसेस मिक्स हैं, वो एक साइड से हीलियम को रोकता है और ऑक्सीजन को दूसरी तरफ जाने देता है, और उसकी दूसरी वाली साइड से हीलियम को आने देता है और ऑक्सीजन को रोक देता है। यानी उसने देखा से राइट साइड से हीलियम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसने गेट खोल दिया और ऑक्सीजन को जाने दिया, हीलियम आ रहा है तो उसे रोक दिया। जबकि दूसरी साइड पे वो ये देखता है, दरवाज़ा इस किस्म का है समझ लें कि वो दोनों तरफ खुल सकता है, कि दूसरी तरफ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आता है तो उसे रोक देगा, और हीलियम का आ रहा है तो दरवाज़ा खोलेगा, उसे आने देगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो हीलियम को कलेक्ट करता जाएगा राइट साइड पे, ऑक्सीजन को जाने देगा लेफ़्ट साइड पे। अगर वो ऐसा ही कंटिन्यूसली करता रहे, वट एवर टाइम इट टेक्स, कितना वक्त लगेगा, अल्टीमेटली दोनों गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। और अगर उसने थोड़ा सा भी ऐसा कर दिया कि एक साइड पे ऑक्सीजन बढ़ गई और एक साइड पे हीलियम वापस, तो एक सेंस में उसने एंट्रोपी कम कर दी, इसलिए कि उसने गैसेस को सेपरेट कर दिया। तो ये उसने एक आइडिया दिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा एक डेमन एग्जिस्ट करता हो तो वो गैसेस को वापस सेपरेट कर दे और एंट्रोपी को कम कर दे सिस्टम की। इंसान इसमें कहीं अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, इंसान कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहा, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर इस तरह का एक डेमन मौजूद है तो वो कर सकता है ऐसा। मैक्सवेल ने 1867 में ये एक पैराडॉक्स जो है वो एक थॉट आइडिया जो है वो दिया था। लोगों ने इस पर बहुत गौर किया, सोचा, क्योंकि देखें साइंस जो है इसी उसूल पे चलती है, व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो तो। इमेजिन जो है वो करने पे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी इसी तरीके से बनाई। इसी तरीके से लोगों ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की इस सोच के साथ कि अगर मैं ऐसा चाहूँ या मैं इस तरह की चीज़ बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो बहरहाल बहुत अरसे तक लोग जो हैं इस पे गौर करते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने हल निकालने की कोशिश की कि किसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे सबका यकीन था कि वो सही है, लेकिन अब उनके पास कोई रीज़न नहीं था कि वो कैसे ये साबित कर सकें कि ये डेमन जो है बावजूद इसके कि ये दोनों गैसेस को अलग कर सकता है, ये ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो इस सिस्टम की कम नहीं कर सकता। इसमें बहुत लोगों ने जो है वो गौर फिक्र की। इसमें तकरीबन अर्ली 1900s में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दी, जिसमें लियो ज़ेलार्ड जो है ये एक हंगेरियन फिज़िसिस्ट था जिसने एक आइडिया दिया और उसने कुछ हल्की सी एक हिंट दी उस वक्त कि इन्फॉर्मेशन जो है उसका कुछ इसमें रोल होगा। इन्फॉर्मेशन जो डेमन है वो अपने जहन में स्टोर करेगा ये इन्फॉर्मेशन कि मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है कि मॉलिक्यूल हीलियम का है। एंड दैट इज़, जब आप दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एनी टू थिंग्स, से एक कॉइन के एक साइड को हेड और एक को टेल कहते हैं, तो अगर आप ये जान लें कि कॉइन टॉस किया गया है तो हेड आया है टेल, तो ये इन्फॉर्मेशन एक बिट कहलाती है। बिट कहते हैं बाइनरी 2 को, यानी दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है तो मैं कहूँगा मेरे पास 1 बिट इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक आइडिया डेवलप हुआ, लेकिन इवन देन कोई तसल्ली बख्श जवाब उस वक्त भी नहीं मिल सका। बहुत बाद में आकर IBM का एक फिज़िसिस्ट था चार्ल्स बेनेट, उसने यानी अब 1980s में जो है उसने इसका सही जो है वो रीज़न दिया और उसने ये बताया कि बेसिकली वो डेमन जो है वो अपने जहन में, अपने ब्रेन के अंदर जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है या हीलियम का है, एक बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है। वो इन्फॉर्मेशन उससे जब इरेज करनी पड़ेगी, मान लें कि उसका ब्रेन बहुत छोटा है, 1 बिट है उसकी मेमोरी खाली, तो जब वो ऑक्सीजन या हीलियम के मॉलिक्यूल को देखता है और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है और उसके हिसाब से फ़ैसला करता है। अगर राइट साइड से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दरवाजे की तरफ आ रहा है तो वो खोल देगा, अगर हीलियम आ रहा है तो रुक जाएगा। तो इस तरह हर स्टेप पर वो एक बाइनरी डिसीजन ले रहा होता है। तो अगला डिसीजन लेने से पहले, यानी उसने एक डिसीजन ले लिया, अब अगला डिसीजन लेने से पहले उसे अपनी मेमोरी इरेज करनी पड़ेगी। अगर मान लें कि उसकी मेमोरी बहुत ही छोटी है, 1 बिट की है, हर बार जब वो अपनी मेमोरी इरेज करेगा तो वो
एंट्रोपी बढ़ा देगा ओवरऑल इस यूनिवर्स की। अब ये बात बहुत दूर की है, मैंने सिर्फ एक हिंट दिया आपको। मैं एक स्पेशल लेक्चर कोशिश करूँगा कि बीच में कहीं भी जब ये कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, तो मैं इस पर एक स्पेशल लेक्चर जो है आप के साथ शेयर करूँ और आपको समझ में आ सके कि इस तरह थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन थ्योरी के साथ, जो है इंफॉर्मेशन साइंस के साथ जो है वो लिंक हुई। बाद में IBM का ही एक और फिजिसिस्ट था, रॉल्फ लैंडॉवर, उसने जो है वो बाकायदा एक प्रिंसिपल दिया कि कंप्यूटेशन जो है, यानी जितनी भी कंप्यूटेशन हम करते हैं, जो मुख्तलिफ गेट्स हम यूज़ करते हैं, एंड और नॉट, ये गेट्स जो हैं ये बेसिकली इनमें से कुछ गेट्स रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है हम इस कोर्स में ये भी आगे देखेंगे। तो उसने रिवर्सिबल कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम जितनी भी अपने ये गेट्स ऑपरेशन है ये रिवर्सिबल ऑपरेशंस के तौर पर कर सकते हैं, और एक रिवर्सिबल ऑपरेशन के दौरान ज़रा सी भी एनर्जी खर्च नहीं होती। एनर्जी कब खर्च होती है? जब हम इंफॉर्मेशन को इरेज करते हैं, अपना डाटा इरेज करते हैं। और लैंडॉवर ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उसने लिंक किया थर्मोडायनेमिक्स के साथ इंफॉर्मेशन को, कि जब भी हम अपनी मेमोरी से, चाहे वो आपके मोबाइल की मेमोरी हो, चाहे वो आपके ब्रेन की मेमोरी है, चाहे वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, आप एक बिट डाटा जो है वो, एक बिट इंफॉर्मेशन जो है वो इरेज करते हैं, तो आप इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी एक बिट बढ़ा देते हैं। तो इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी का, यानी थर्मोडायनेमिक्स और इंफॉर्मेशन साइंस का एक लिंक जो है वो डेवलप हुआ, और वो लिंक जो है उसने फिर और बहुत सी इम्प्लीकेशन और बहुत से नए आइडियाज़ डेवलप किए। बट दैट वाज दैट आइडिया जस्ट टू गिव यू अ क्यूरियोसिटी। आपकी क्यूरियोसिटी में इजाफा करने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल भी इसमें इंक्लूड कर दी, ठीक है। बहरहाल मेन कोर्स क्या होगा, हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने एग्जांपल दी कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के हीट सिंक्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, कौन से डिज़ाइन उसमें बेहतर होते हैं, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कौन सी चीज़ें हीट के लिए इंसुलेटर का काम करती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और आई होप कि जब ये सेमेस्टर एंड हो रहा होगा तो आप फील करेंगे कि आपने काफ़ी नई चीज़ें जो हैं इसमें सीखी हैं, ठीक है। एज़ यूजुअल मेरी कोशिश होती है, जो मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ, कि एक उस्ताद का बुनियादी काम जो है वो स्टूडेंट की सोचने की, समझने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है। उसे चीज़ें रटा देना नहीं है, उसे चीज़ें मेमोराइज़ करा देना जो है मकसद नहीं है, मकसद है उसमें स्किल डेवलप करना, ठीक है। सो आई होप कि वी विल एंजॉय दिस कोर्स टुगेदर। आप अपने क्वेश्चन जो है, मैं करूँगा ये कि ये लेक्चर जैसे आपने लास्ट टाइम भी मुझसे जब कोर्स पढ़ा था तो मैंने यूट्यूब पे इन्हें अपलोड कर दिया था, मैं इसी तरीके से इन्हें यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, आप व्हाट्सएप का ऑप्शन भी, आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी वॉइस मैसेज के रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। क्वेश्चन आप जो भी आपके जहन में आता है आप पूछें, मैं वहाँ पे भी उसका जवाब दूंगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होगा कि जहाँ यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वहीं पे उसका जवाब दूँगा। कोशिश करेंगे लेक्चर को जल्दी सुने और 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जो भी अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्वेश्चन है, कोई चीज़, वो पूछ लें मुझसे, ठीक है, ताकि फिर हम अगली चीज़ पर जाएँ और अगली चीज़ जो है वो बेहतर तौर पर समझ आ सके, ठीक है। ये लेक्चर जो है वो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर से मैं बाकायदा इस कोर्स जो है उसका स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। सो वी एंड दिस लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।